महाराष्ट्रामध्ये अवकाळी पावसामुळे संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये गारेच्या पावसामुळे संपूर्ण पीक नाहीसं झालं। सरकार मागच्या आठवड्यातही सांगत होते की आम्ही सर्वे करतो, पण सरकारजवळ सर्वे करायसाठी सुद्धा व्यवस्था राहिलेली नाही। एकीकडे राज्यामध्ये 20 लाख कर्मचारी संपावर गेलेले आहेत आणि एकीकडे अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचं झालं नुकसान आणि मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या सुरू झालेल्या आत्महत्येचं सत्र। सरकार सांगतं की आम्ही शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही। सरकार तर फक्त सांगते आहे। आज मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या ज्या आत्महत्या होती आहेत त्याला सरकारच जबाबदार आहे। सरकारनं राज्यामध्ये जुन्या पेन्शनच्या माध्यमातून जो सुरू असलेलं आंदोलन अमृत नोनी D+ औषध घेतोय तो गुडघे दुखायचे बंद होऊन पूर्णच चालू शकतो। शरीर असं फ्रेश वाटतं, व्यवस्थित पॉवर आल्यासारखं वाटतं। आरोग्याचा भरोसा अमृत नोनी D+ तातडीनं थांबवावं, त्याच्यात मध्यस्थी करावी ही मागणी आज आम्ही विधानसभेत केली। आणि राज्यामध्ये जे अवकाळी पावसामुळे संपूर्ण पिकं नाहीशी झाली, शेतकरी अडचणीत आलेला आहे। शेतकऱ्याला जे कौलाची घरं होती तिथं राहायला जागा नाही, जनावरं मारली गेली, त्यांच्या काही लोकांचा जीव त्या ठिकाणी गेलेला आहे। आणि अशा परिस्थितीत सरकार झोपा काढत असेल तर ही गंभीर बाब आहे आणि म्हणून सरकारने तातडीने या सगळ्या व्यवस्थेकडे लक्ष घालावं, नाहीतर सरकारला झोपी गेलेल्या सरकारला आता जागं करायची वेळ आलेली आहे। ही भूमिका आज आम्ही विधानसभेत मांडलेली आहे। दुसरा, खरं तर जुनी पेन्शनच्या प्रश्नामध्ये सरकार का या पद्धतीच्या अडलटटूची भूमिका घेते आहे। काँग्रेसच्या राज्यामध्ये छत्तीसगड असेल, राजस्थान असेल, हिमाचलमध्ये काँग्रेसचं सरकार जुनी पेन्शन देऊ शकते, तर महाराष्ट्रासारख्या एवढ्या मोठ्या राज्यामध्ये जुनी पेन्शन का लागू केली जात नाही, हाही सवाल आम्ही सरकारला विचारलेला आहे। हिंदी में ये जानना चाहिए, जिस तरह से बिन मौसम बरसात को लेकर किसानों को काफी नुकसान हुआ है, सरकार ने कोई पंचनामा नहीं किया, किस तरह से लास्ट हफ्ते में और अभी ये हफ्ते में भी पूरे महाराष्ट्र में ओले गिरने की वजह से पूरी फसल तहस-नहस हुई। किसानों के जानवरों का वहाँ मृत्यु हुई, कई किसान भी मरे, लेकिन सरकार कहती कि हम जांच करेंगे, पंचनामा करेंगे। महाराष्ट्र में जूनी पेंशन के माध्यम से 20 लाख कर्मचारी स्ट्राइक पे है और पंचनामा करने के लिए भी सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। एक तो जूनी पेंशन के इशू में सरकार ने तुरंत निर्णय लेना चाहिए, जैसे कांग्रेस की सरकारें छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल में है, वहाँ पर कांग्रेस ने जूनी पेंशन चालू की है। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में क्यों नहीं हो सकता, ये सवाल हमने सरकार को पूछा। बड़े पैमाने में किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है, किसान को मदद की नहीं जा रही है। सोई हुई सरकार बीजेपी की महाराष्ट्र में है, उसको जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सोने का बहाना कर आज सरकार किसानों को मदद नहीं कर रही, कर्मचारियों को मदद नहीं कर रही है। और ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र में जनता में एक बड़ा गुस्सा सरकार के विरोध में बनता जा रहा है। सरकार विधानसभेतही खोटं बोलतोय। राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी मागच्याच आठवड्यात सांगितलं की आम्ही तातडीनं मदत जाहीर करतोय आणि आपल्याला अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाण वाढत चाललेलं आहे। हे सगळं असताना कर्मचारी जे संपावर गेलेत त्याच्यामुळे यांच्याजवळ पंचनामाच करायला लोक राहिलेले नाहीत आणि तरीसुद्धा सरकार सांगतं की आम्ही आता तातडीनंच करतोय, वाऱ्यावर सोडणार नाही। अशा पद्धतीचं खोटं वक्तव्य, शेतकऱ्यांच्या जखमेवरून मीठ चोळण्याचं काम राज्यातलं बीजेपीचं सरकार करते हे आपल्याला पाहायला मिळतंय। नाना लोकसभा न्यूज चॅनल एक मुद्दा समोर आणला, त्यामध्ये मुंबई महापालिका शाळांमध्ये मराठी माध्यम शिक्षकांची 64% पदे रिक्त आहे। त्याचा दुसरा विषयाला बघितलं इंग्रजी आणि हिंदी माध्यमातील शिक्षकांच्या प्रमाण जे यापेक्षा कमी, मात्र मराठी माध्यमांचे शिक्षण भरतीमध्ये खूप कमी, 64% प्रमाण आहे, कमी। कसं पाहता याकडे? दोन गोष्टी आहेत याच्यामध्ये। 2.5 वर्ष राज्यामध्ये
नोकर भरती झाली नाही कोरोना असल्यामुळे. 14 ते 19च्या काळामध्ये नोकर भरतीला परवानगी सरकारने दिली नाही आणि त्याच्यामुळे आता महाराष्ट्रामध्ये जवळपास लाखो पदं रिक्त आहेत. मी परवा पण विधानसभेत सांगितलं की भंडारा जिल्हा परिषदमध्ये घडाडी तासिका अशा पदवीचे शिक्षक लावून जिल्हा फंडातून जिल्हा परिषदच्या आम्ही पोरांच्या शिक्षणाची पूर्तता करतो आहे. पण राज्यामध्ये दुसऱ्या ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत त्या करत नाही. शासन जिथपर्यंत मान्यता देत नाही तिथपर्यंत. आता राज्य सरकारने जो नवीन GR काढला सोर्सिंगच्या माध्यमातून कंत्राटदाराकडून ही सगळी पदं भरली जाईल. म्हणजे त्यांचा कंट्रोल त्या ठिकाणी दिला जाईल. सरकार पैसे ठेकेदाराला देईल आणि त्याच्या माध्यमातून हे सगळे आता शासकीय निमशासकीय यामधली पदं भरली जाईल. खरे तर मला एक कळत नाही की आता सरकार स्वतःच आउटसोर्सिंग झालं काय? प्रशासकीय जागेमध्ये शासकीय जागा आणि निमशासकीय जागेमध्ये आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून जागा कशा भरल्या जातील हा प्रश्न आहे. आणि म्हणून आपण लोकशाहीने जो मुद्दा उपस्थित केला तो बरोबर आहे. गरिबांच्या सर्वसामान्यांच्या मुलामुलींचं शिक्षणाचं मोठं नुकसान या माध्यमातून होते आहे. सरकार गेले 10 महिन्यापासून या पद्धतीचा कुठलाही निर्णय घेत नाही. फक्त राज्याची तिजोरी कशी लुटायची आणि आपले घरं कशी भरायचे, मुठभर उद्योगपत्यांना राज्याची तिजोरी कशी लुटून द्यायची याच्यावरच सरकारचा जोर आहे. सर्वसामान्यांच्या मुलामुलींच्या शिक्षणाचा कुठलाही चिंता राज्य सरकारला नाही असं चित्र आपल्याला पाहायला मिळतं. 2 महिन्यानंतर खरीप हंगाम सुरू होईल. शेतकऱ्यांना आपण सुद्धा तातडीची मदतीची गरज आहे. तर पंचनामे करत बसण्यापेक्षा साधारण ज्या ठिकाणी नुकसान झालं तिथे सरसकट मदत करायची तुमची मागणी आहे. मी आपल्याला अभि सांगितलं विधानसभेत की कारण की गार पडलेली आहे. कुठल्या पिकाचा पेरा कुठं केलेला आहे हे मान्य जिल्हाधिकाऱ्याकडे कृषी विभागाच्या माध्यमातून माहिती आहे. मग पंचनाम्याची गरज काय? जो काही पेरा झालेला असेल, गहू असेल, चणा असेल, ज्वारी असेल, बाजरी असेल, द्राक्ष असतील, फळबागा असतील, ह्या सगळ्याची नोंद सरकारजवळ असते. आणि मग गाराचा पाऊस पडल्यामुळे सगळं नुकसान होतं आहे हे स्पष्ट आहे. मग त्याला पंचनाम्याची गरज काय? आणि म्हणून सरसकट तातडीनं झालेल्या एकराप्रमाणे पिकाच्या नुकसान भरपाई राज्य सरकारने द्यावी ही मागणी आम्ही विधानसभेत केलेली आहे. देखो, सरकार की भूमिका एकदम स्पष्ट है. हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ाकर उन्हें जो जनता से वादे किए थे कि हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, हम किसान को दुगने फसल को दाम देंगे, गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे, ये विषय में फेल हुई सरकार ये अब पुनः हिंदू मुसलमान लड़ाई करवा कर पुनः सत्ता में आने की सोच बनाकर इस तरह की बीजेपी के माध्यम से लव जिहाद के नाम से हिंदू विचारधारा के लोगों को मोर्चा निकाला जा रहा है. मैं कई बार कहा कि मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में इस तरह का किसी के धर्म के बारे में ऑब्जेक्शनबल कोई भूमिका रखने का कोई अधिकार हमको दिया गया नहीं. क्या ये बीजेपी के कर्तृत्व के ये लोग काम करते हैं क्या इस तरह से? क्योंकि संविधान में हमने सभी धर्मों ने सभी धर्मों के लोगों को आदर करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, किसी ने किसी के ऊपर टिका नहीं करना चाहिए. लेकिन सरलता से और जानबूझकर सरकार के आशीर्वाद से, क्योंकि ये जो मोर्चे निकलते हैं उसमें बीजेपी के विधायक सांसद उसमें शामिल होते हैं, मंत्री शामिल होते हैं. तो बीजेपी इस तरह के मोर्चे निकालकर एक में समूहों के एक में के धर्मों के विरोध में इस तरह का तनाव बढ़ाने का अधिकार किसने इनको दिया, ये सवाल हम लोग पूछते हैं. और वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो उनको हिंदू ने कोई ठेका तो दिया नहीं. और इस तरह का व्यवहार महाराष्ट्र जैसे पुरोगामी राज्यों में नहीं होना चाहिए. ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है. ये जिस तरह से मंत्री ने विधानसभा में जो वक्तव्य किया है, ये वक्तव्य
दो धर्मों को में लड़ाई करवाने का है। सही में तो ऐसे वक्तव्य करने वालों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ये भूमिका हमारी है। नाना जी, बागेश्वर धाम जी का कांग्रेस ने विरोध किया था, लेकिन उनकी सभा में जिस तरह से पर्ची निकाल रहे थे, लोगों की परेशानियां दूर करने का दावा कर रहे थे, उसी सभा के लिए तकरीबन 40 के करीब महिलाओं के सोना चोरी हो गया। मेरा पुलिस वाले मामला दर्ज किया। देखिए, हमने बागेश्वर बाबा जो थे उनके बारे में हमने यही कहा था कि संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी का अपमानजनक जो वक्तव्य जिन महाराज ने किया था, उस महाराज के बारे में राज्य सरकार ने उनके कार्यक्रम के बारे में निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी के बारे में अपशब्द निकालने वाला आदमी संत नहीं हो सकता। लेकिन बीजेपी कहते हैं कि उन्हें माफ़ी मांग ली और कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम जब हुआ, हमने कार्यक्रम का विरोध ही किया नहीं, हमने सरकार को ये कहा था कि ऐसे महाराष्ट्र के संत के, और तुकाराम महाराज जी सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं तो पूरे देश के संतों के श्रेष्ठ है, और उनके बारे में ऐसे वक्तव्य करने वाले महाराज के बारे में सरकार ने सोचना चाहिए। लेकिन जब कार्यक्रम हुआ, लाखों लोग उसमें आए, और आने के बाद वहाँ पर जिस तरह से महिलाओं के जेवर चोरी किए गए, तो क्या महाराज के टीम में बीजेपी वालों ने चोर लोग भेजे थे और महिलाओं के गहने लूटने के लिए व्यवस्था बनाई थी? ये सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। क्यों नहीं वहाँ पे सुविधा व्यवस्था करवा की नहीं दी? और इस तरह की हिंदू भावनाओं को भड़काकर इस तरह से हिंदुओं की लूट की जा रही है, उसका प्रश्न हम लोग विधानसभा में खड़ा करेंगे। सरकार को सवाल पूछेंगे कि हमने पहले ही आपको आगाह किया था, तो आपने वहाँ पे उस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं बनाई? पहले बार आए तुकाराम महाराज जी का अवमान करके गए, और अभी आके गए तो हमारे राज्य की महिलाओं का जेवर लूटने की व्यवस्था बनाई गई। ये गलत बात है। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की और कहा कि महाराष्ट्र से उनका सपना पूरा होगा। देखो, उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उनका विषय है। आखिरी सरकार ने इस बात की दखल लेने की जरूरत है। ऐसे जो कोई वक्तव्य करता है, क्योंकि हम संविधान के आधार पर सरकार बनती है, और संवैधानिक व्यवस्था में इस तरह का वक्तव्य करने का किसी को अधिकार नहीं होता है। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ये सब बातें अब एकदम उनकी मानसिकता क्लियरिटी होती है। यहाँ तो रोज़ अभी वहाँ कार्यक्रम में हिंदू ही लूटे गए, वहाँ तो कोई दूसरे धर्म के लोग तो गए नहीं। इस तरह के हिंदू की लूट करवाना, यही अगर ये सरकारों का उद्देश्य होगा तो उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। मुंबई का भी नाम बदलने की बात की, उन्होंने माधव बाग रखा था मुंबई का। अब मैं यही तो कह रहा हूँ कि सरकार ऐसे खुद को महात्मा समझने वाले लोगों के बारे में सरकार ने कदम उठाना चाहिए। ऐसे वक्तव्य करने का किसी को अधिकार नहीं होता, लेकिन बीए धड़क महाराष्ट्र में आकर इस तरह का वक्तव्य होता है। कभी संतों के बारे में, कभी महिलाओं को लूटा जा रहा है, कभी शहर का नाम बदल जाने की बात कर रही है। तो ये संतों का काम नहीं होता। संतों का काम समाज को दिशा देने का होता है, समाज को भड़काने का नहीं। राहुल पुलिस आपने पहले बयान दिया कि सिर्फ 48 से 50 सीटें देंगे, बीजेपी 240 सीटें लड़ेगी, बाद में सफाई भी दी। लगता है आपको कि जो बयान है उनका, उसका क्या मतलब हो सकता है? देखो, आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब का क्या हाल होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी से वक्तव्य जो आ रहा है, तो कुछ दिन के बाद शिंदे जी का जो गठ है उसका वैल्यू कितना रहेगा कि नहीं रहेगा, वो चिंता मुझे भी समझ में आती है, क्योंकि उनके पेट में है। उनके वोटों के माध्यम से वो विचार प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से आया है, तो कुछ न कुछ दाल में काला है। शिंदे जी का भला हो, इतना ही हम बोलेंगे। सरकारची मानसिकता नाही, जे जुन्या पेन्शनची लोक संपावर गेलेली आहेत, तो संप मिटवायला सरकार तयारच नाही। मला वाटतं की अधिवेशनची ते वाट पाहतात आहे का? सरकार का नाही विधानसभेत सांगत आहे की आम्ही काय काय योजना त्यांना देणार आहोत? सरकार बोलायलाच तयार नाही। म्हणून आता मार्च आहे, अनेक योजना राज्यामध्ये
अधिकारी कर्मचारी संपावर गेल्यामुळे कामं थांबलेली आहेत. त्यामुळे अनेक भागाच्या विकासाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. मी आजच मगाशी सांगितलं की 10वी आणि 12वीचे जवळपास 50 लाख विद्यार्थी आणि 12वीच्या 80 लाख विद्यार्थ्यांच्या पेपर तपासणी होणार नाही आणि त्याच्यामुळे निकाल उशिरा लागेल आणि मग ॲडमिशनचे प्रश्न निर्माण होतील. या सगळ्या गोष्टीचा उल्लेख मगाशी केला. पण सरकार अजूनही झोपेचं सोंग करते आहे. हेच खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्रामधलं जे आम्ही वेगवान सरकार रोज कोट्यावधी रुपयाच्या जाहिराती पेपरमध्ये देऊन जनतेच्या पैशाची लूट करणारं सरकार जे राज्यात बसलेलं आहे त्यांना राज्याच्या जनतेशी घेणं जाणं नाही असं चित्र आपण पाहतो आहे. आमची भूमिका स्पष्ट आहे की तातडीनं जुन्या पेन्शनच्या बद्दलचा निर्णय घेऊन सरकारने हा संप संपवावा ही भूमिका आमची आहे. सरकारला घेणे देणं नाही. सरकार टाइमपास करणार आहे. सरकार आहे टाइमपास सरकार एकनाथ शिंदे आणि फडणवीसाचं आहे. हेच आपल्याला आतापर्यंतच्या कामकाजामधून 10 महिन्यामधून स्पष्ट होतं. विकासाचा ध्यास म्हणजे